शुरू करें पलक? यस सर श्योर। या चलो, सबसे पहले तो देखो, मार्क्स अभी कम है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हो रही है, जो हमें इम्प्रूव करनी है। और ये मैंने पेपर में साथ साथ में लिखता गया हूँ। आपने एनालाइज किया पेपर? हाँ मैंने पढ़ा सब जगह। हाँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन 3A, क्वेश्चन 3 इज ए सिंपल क्वेश्चन, और इसमें हमें निकालना था टारगेट लेबर टाइम, और ये आपका सही हो गया। हम्म। दिस इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन 3B का जो फर्स्ट पार्ट था, जो कि रिपीट क्वेश्चन था मॉड्यूल से ही, वो भी आपका सही हो गया। पॉसिबली शायद आपको आंसर्स याद थे, इसके याद थे या फिर कॉन्सेप्चुअली पता था? सर कॉन्सेप्ट भी पता था और एक जगह मतलब जैसे मैं ग्रोथ और मैच्योरिटी वाले में थोड़ा कंफ्यूज हुई थी, फिर हम्म। बाद में वापस रीचेक किया तो मैंने ठीक किया फिर। अच्छा, तो ये भी सही हो गया। बट हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई, जहाँ पर थोड़ा सा हमें लैंग्वेज लिखना होता है, राइट? जो सेकंड पार्ट था, इसमें हमें बताना था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके तीन टूल्स बताए हैं: प्लानिंग टूल, कंट्रोल टूल एंड फोरकास्टिंग टूल। तो सबसे पहले कंट्रोल की जगह पे आपने लिख दिया एनालिसिस टूल, नाम ही गलत हो गया। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी गलत है, क्योंकि आपने अब नाम ही एनालिसिस लिखा है तो आप बात भी एनालिसिस की कर रहे हो, जबकि कंट्रोल टूल में एनालिसिस का कुछ लेना देना नहीं है, राइट? फोरकास्टिंग टूल आपने ठीक लिखा है, जो अंदर का एक्सप्लेनेशन लिखा है वो भी ठीक लिखा है, बट इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। प्लानिंग टूल में भी आपने सिंपली प्लानिंग के ऊपर बात कर ली कि आप प्लान कर सकते हो फ्यूचर स्ट्रेटजीज, बट अगेन इस लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें अभी क्या हो रहा है, आपके आगे तक के आंसर्स देख के मैंने एक चीज़ जो एनालाइज करी है वो ये है कि पूरा पूरा पॉइंट आपको याद नहीं है। आपको उस पूरे पॉइंट में से एक वर्ड याद है और उस एक वर्ड के अराउंड आप आंसर बना रहे हो, जो कि सही होता है पर कुछ हद तक, और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना? सो योर आंसर इज नॉट रॉन्ग, इट इज करेक्ट, बट वो इनकम्प्लीट है, उसकी कंप्लीटनेस अभी मिसिंग है। तो उसके लिए हमें उन पॉइंट्स को और बेहतर तरह से याद रखना होगा। वो कैसे याद रखना है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन 6 से आपने किया, सही जा रहा था, एकदम सही है। और ये भी सही है, पर आपने क्या किया? इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर कितना है, आप मुझे पढ़ के बताओगे? तो 21 लाख। देखो कितने जीरो लगाए। कितने जीरो लगाए पलक? 4। यहाँ पर इसे पढ़ो। 13। सो दिस इज 2,52,000। आपने इसे क्या पढ़ा? 25 लाख, राइट? नाउ द एक्चुअल नंबर इज इन फैक्ट, जो आपने नंबर लिखा है वो नंबर सही है, क्योंकि एक्चुअल नंबर 2,10,000 और 2,52,000 ही है, 21 लैक्स नहीं है। सो प्रॉब्लम क्या हुई? वही प्रॉब्लम जो अभी हुई ना रीडिंग करने में, वही उस टाइम पे भी हुई, और आपने 21 लैक्स मानते हुए इस फाइनल अमाउंट को गलत कैलकुलेट कर दिया। सर इसीलिए मेरा वो मार्कअप वाले में ना अमाउंट में वो नेगेटिव फिगर आ रहा था, मेरे को हाँ, समझ ही नहीं है तो कहाँ गलती की है फिर। आएगा ही। तो यहाँ पर गलती हुई वो, फिर उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा, उसी पूरा का इम्पैक्ट आंसर यहाँ इसमें पर हाँ पड़ा। इफेक्ट सो वी टारगेट लॉस्ट का उसमें। वन सिली मिस्टेक, वी लॉस्ट 3 मार्क्स, क्योंकि ये वाला पॉइंट पार्ट भी आपको आता था और ये वाला पार्ट भी आपको हम्म। आता था, बट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही गलत है ना, जो कॉस्ट गलत आ गया। राइट? सो ये एक सिली मिस्टेक है, ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत होती है एग्जाम में, इसीलिए हम मॉक्स लिखेंगे तो इम्प्रूव होती जाएगी, और फिर हमें लगता है हमने तो सही किया था। और इनफैक्ट आपने सही किया है, आपने लिखा सही है, उस एडिशन में गलती हो गई। उसे पढ़ गलत लिया। 2,10,000 को 21 लाख पढ़ लिया, अभी भी 21 लाख पढ़ा। तो ये, या तो आपको अपनी जो हैंडराइटिंग है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो नंबर्स में थोड़ा डिस्टेंस गैपिंग इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि रीडिंग सही से हो जाए, या फिर हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस डेवलप करेंगे विथ मोर। अगर इस तरह की सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है तो नेचुरली आपका सबकॉन्शियस आपको क्या कहेगा कि भाई तू एक्स्ट्रा ध्यान दे, ऐसी गलती मैं बहुत करती हूँ, सो लेट्स बी मोर अवेयर ऑफ दिस, और ज़्यादा ध्यान देकर उसे इम्प्रूव करोगे, ठीक है? फिर ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट जो था इसका, आपने पूरा सही किया है, कैलकुलेशन ठीक है। एंड अगेन
4 पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शंस हमें यहाँ पर बताने थे। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। इसका जो अंदर का टेक्स्ट मैटर है वो अगेन इम्प्रूवमेंट का स्कोप उसमें है। इससे काफ़ी बेटर हो सकता है। इसमें काइजन डेफिनेटली हमें साथ में लिखना चाहिए, बहुत अच्छा किया, बट काइजन को आप एक सेपरेट पॉइंट लेकर फिर से लिख सकते हो। ओके, सो मेक इट अ सेपरेट पॉइंट ऑल्सो, बट इसमें भी इंक्लूड करो, और इसमें जब इंक्लूड करते हैं तो ऐसे नहीं लिखना काइजन कैन कैन बी अप्लाइड, उसको सही तरीके से लिखना है। तो सही तरीका क्या होगा कि जब भी हम वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं तो सारे स्टेप्स हम लोग लगा नहीं पाते, या हम लोग पूरी तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या है कि इस वैल्यू इंजीनियरिंग के स्टेप्स को रिपीटेडली इंक्रीमेंटल और कंटिन्यूस मैनर में हमें लगाना होता है अंडर काइजन। उससे जो भी हमारा रिमेनिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है वो खत्म होते जाता है। ठीक है, नाउ वी नो द कॉन्सेप्ट, बट हमने वो लिखा नहीं और लिखेंगे नहीं, तो फिर पता है सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हमें पता है। सो वो चीज़ यहाँ पर हमें लिखनी है। एंड मेक इट अनदर पॉइंट ऑल्सो। काइजन आप सेपरेटली भी एक और पॉइंट बनाकर मेंशन करोगे तो एक पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 पॉइंट लिखने थे, आपने 3 ही लिखे हैं, तो चौथा पॉइंट क्या लिखते? इनफैक्ट थर्ड पॉइंट पे आते आते भी आपने फिर जनरलाइज कर दिया कि जो भी अप्रोप्रिएट टेक्निक है वो लगा दो, क्योंकि हमें याद ही नहीं आ रही है ना। इस पॉइंट में वही हुआ है कि आपको याद ही नहीं आई, अब मैं क्या लिखूं, तो फिर आपने जनरलाइज आंसर लिख दिया। हालांकि ये वाला पॉइंट ठीक है। तो इसका इंस्टीट्यूट का जो आंसर है, जो सजेस्टेड में भी हमने डाला हुआ है, वो आप एक बार अच्छे से रीड करना। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्पेशली आई रिमेंबर नवंबर 20 में शायद रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, और ये 4 पॉइंट लिखने थे। तो आप थोड़ा सा उसे अच्छे से पढ़ो और समझो, क्योंकि अभी हमारा जैसा मैंने आपको बताया ना कि हम एक वर्ड को पकड़ के उसके अराउंड आंसर क्रिएट करें, इससे कंप्लीटनेस मिसिंग है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट मोर ताकि पॉइंट्स याद रह जाए। 4A, अगेन यहाँ पर भी वही पार्ट हुआ है, वही चीज़ हुआ है कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमारे आंसर में होने चाहिए थे वो मिसिंग चले गए, तो कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं कर पाए हम आंसर की। आपने आंसर बड़ा लिखा है और सही भी लिखा है, तो आप सोचोगे कि इसमें तो मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट नहीं मिले। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट के मार्क्स थे वो पॉइंट आया ही नहीं। अभी क्या पॉइंट है, जैसे यहाँ पर एनवायरमेंटल रेगुलेशन की कहीं पर बात नहीं की गई है, जबकि क्वेश्चन बोलता है कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन आ सकते हैं या आने वाले हैं, और वैस्को लिमिटेड ने पहले से ही कर लिया। सो वी हैव टू राइट अबाउट दैट कि कंपनीज बहुत ज्यादा अवेयर हो रही है कि इस तरह के रेगुलेशंस आने वाले हैं। तो उससे लिंक करो ना कि अब आ गए और हमने अगर कंप्लाई नहीं किया तो फिर हमें फाइन और पेनल्टी लगेंगे। तो आपने फाइन पेनल्टी की बात तो करी है, आपने हर जगह पर कंपनी इमेज की भी बात करी है, तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है। बट देन ऑल्सो लिंक इट विद अदर पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू क्वेश्चन। एनवायरमेंटल रेगुलेशन आ रहा है, कंपनी पहले से कोशिश कर रही है कि हम उसे कंप्लाई करें। दूसरी बात, जितनी पहले करेगा उतना ज्यादा उसको एडवांटेज मिलेगा ओवर राइवल्स, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उसको मिल रहा है। जितना पहले वो एनवायरमेंटली अवेयर हो रहा है, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, दो चीजें हो रही है, एक उसका कॉस्ट कम हो रहा है और दूसरा उसका रेपुटेशन इंप्रूव हो रहा है। तो ये उसको एडवांटेज देता है ना, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल्स। तो वो चीज हम यहाँ पर पॉइंट को मेंशन करेंगे। सेकंड पार्ट जो अपने सिचुएशन 2 का आंसर लिखा, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। सेकंड पॉइंट, कंपनी की इमेज के ऊपर आपने फिर से बात करी, बट यहाँ पर हम कुछ और बातें कर सकते थे। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है कि ये सबमिट नहीं करेगा रिपोर्ट तो इसको फाइन पेनल्टी लगेगी, बट आप साथ में लिखोगे कि ये एक एनवायरमेंटल रिस्क है जिसकी वजह से एक बिजनेस एक्सपोजर बनता है। अगर उसने इस तरह से चीजें नहीं करी तो आप पहले वो चीज लिखो कि एक एनवायरमेंटल रिस्क है जो बिजनेस एक्सपोजर को बनाता है, कंपनी कुड बी इन डीप ट्रबल। फिर आप लिख सकते हो कि अगर उसने कंप्लाई नहीं किया इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को विच इज सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, तो फिर उसको फाइन पेनल्टी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर होलिस्टिकली कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में जो आपने लिखा है कार्बन फुटप्रिंट को अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नहीं होता। कार्बन फुटप्रिंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये चेक करता है कि हमने कितना कार्बन को एक्सक्रीट किया, राइट, कितना हमने रिलीज किया है कार्बन। तो हमारा कार्बन इम्पैक्ट चेक करने के लिए एक मेजर बना दिया कार्बन फुटप्रिंट। तो हमें उसे अप्लाई नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना मतलब कि बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड प्ले, ये एक वर्ड की वजह से इस पूरी लाइन का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, विच विल हैव लेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, तो साथ में उसकी वजह से क्या क्या होगा, कॉस्ट सेव होगा, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट सेव हो जाएगा अगर कार्बन को रिड्यूस करेंगे इम्पैक्ट तो। ये पॉइंट ठीक है, एंड साथ में ये वाला पॉइंट भी ठीक है। तो आप साथ में इनफैक्ट आप इसमें एक एडिशनल पॉइंट लिख सकते हो जो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में लिखा है
कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज को ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे पेटेंट करा सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं दूसरी कंपनीज को। अगर इनका कार्बन क्रेडिट का स्कोर अच्छा है तो उसे भी सेल कर सकते हैं दूसरी कंपनीज को, जिसकी वजह से एक एडिशनल रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो ये क्या हुआ, ये कैसे याद हुआ? क्योंकि हमने समझ लिया कि अच्छा ऐसा हो सकता है, बस। तो वो पॉइंट अपने आप ही याद रह जाना है, एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं याद रखने के लिए। 4B आपने अगला किया क्वेश्चन। 4B was again from target costing, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। दिस वाज, आई टुक दिस क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस, और इसलिए लिया मैंने क्योंकि अभी जैसे पिछले एग्जाम में, पिछले अटेम्प्ट में कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछ लिया, जबकि ज्यादातर हमेशा से तो वो प्रैक्टिकल पूछ रहे थे, मतलब कुछ भी हो प्रैक्टिकल सकता है। आता सो है। टारगेट कॉस्टिंग जैसे टॉपिक जिसपे हमेशा से प्रैक्टिकल आता है, अगर थ्योरी पूछ लिया तो हम क्या करेंगे? और वही चीज यहाँ पर हुई कि ये पार्ट आपका गलत हो गया, राइट? तो जब हम बात कर रहे हैं कि टारगेट कॉस्टिंग कैसे टीम को फॉस्टर करता है कि वो बेटर इंप्रूव करे, कैसे टीम वर्क को फॉस्टर करता है, तो बेसिकली टारगेट कॉस्टिंग के अंदर आपको पता है ना, टारगेट कॉस्टिंग की एक टीम बनानी पड़ती है जिसमें अपन अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग लेके आते हैं। हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है कि इस टारगेट कॉस्टिंग का इम्पैक्ट मेरे डिपार्टमेंट पे क्या पड़ने वाला है। कंसेंसस होती है, फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो एक चीज आपने अच्छी लिखी कि एक स्ट्रॉन्ग टीम लीडर चाहिए, बिल्कुल। गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, बिल्कुल। ये पॉइंट बुक में लिखे और आपको वहां से याद रह गया, आपने यहाँ पर लिख दिया। बट साथ में क्या होता है कि जब मल्टीपल टीम मेंबर्स साथ में मिलकर काम करते हैं और उनकी वजह से टारगेट कॉस्टिंग होता है, क्योंकि वो मिलकर डिसीजन लेंगे, तो हर कोई, हर किसी की अपनी अपनी अहमियत है उस टीम में। कि जो डिजाइन टीम से आया है वो उसका इंपॉर्टेंस डिजाइन में है, जो इंजीनियरिंग टीम से आया है उसका इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग में है। अब डिजाइन वाला इंजीनियरिंग कर नहीं सकता, इंजीनियरिंग वाला डिजाइन नहीं कर सकता, दोनों मिलकर ही करना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टीम वर्क बढ़ गया। तो बढ़िया। आपने जो लिखा है कि प्रेशर आएगा पहले, और उस, ये आई थिंक प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय, ये प्रेशर ही है ना वर्ड, हाँ सर। इफ आई रेड करेक्टली। प्रेशर आएगा, इसकी वजह से एफिशिएंसी कम होगी, उसकी वजह से रिजल्ट खराब आएंगे। ये ठीक है अपनी जगह पर, बट इस पॉइंट का इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो ठीक है, ये वन ऑफ क्वेश्चन अलग से आ गया, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना और देखना कि इन्होंने इसका सजेस्टेड आंसर कैसे लिखा है। ये वाला जो पार्ट था इसका, पार्ट बी, जिसमें हाँ, कंट्रोल ये मेरे को पॉइंट्स, नहीं समझ आया था। हाँ, ये मेरे को नहीं समझ आया था। कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी मॉड्यूल में दिए हुए हैं। 3 तरह के कंट्रोल पॉइंट्स है। कंट्रोल पॉइंट बेसिकली बोलते हैं कि कब हमें कंट्रोल करके टारगेट कॉस्टिंग को बंद कर देना चाहिए, प्रोसेस को। तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि अगर मुझे लगता है कि मेरा टारगेट कॉस्टिंग को अप्लाई करने का कॉस्ट उसके बेनिफिट से एक्सीड करता है, तो मैं बंद कर दूंगा। तो पहला तो बड़ा लॉजिकल हो गया। दूसरा, मैं सेट कर सकता हूं टाइमलाइन कि इतने टाइम में टारगेट कॉस्टिंग हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगा। इसी में एक और तरीका ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज हो गई तो ठीक है, वरना मैं बंद कर दूंगा। और फाइनली एक और तरीके का ये होता है, जहां पर आपने सुना है कि एक होता है टारगेट कॉस्ट, और उसके अलावा हम जब टारगेट कॉस्ट को अप्लाई करने लगते हैं तो हम एक ऐसे कॉस्ट पर पहुंचते हैं जो टारगेट कॉस्ट तो नहीं होता, उससे थोड़ा सा दूरी पर होता है, पर तो दोनों के बीच में गैप इतना नहीं होता कि हमें कोई मेजर इंपैक्ट पड़े, तो उसे हम कहते हैं अलाउएबल कॉस्ट, राइट? तो अलाउएबल कॉस्ट पे आप पहुंच चुके हैं। अब ये अलाउएबल कॉस्ट को क्या, किस कॉस्ट को अलाउएबल माने, यहाँ पर तो हर एक का अपना एक डिसीजन मेकिंग है, हर कंपनी में अलग हो सकता है। तो ऐसे में डिसीजन पॉइंट ये भी हो सकता है कि इस पॉइंट को अलाउएबल कॉस्ट मान ले और फिर टारगेट कॉस्टिंग को बंद कर दे। तो ये भी एक तरह का कंट्रोल पॉइंट होता है। इन तीनों के ऊपर पॉइंट्स बताए हुए हैं बुक के अंदर, तो वहां से आप पढ़ेंगे, वो 3 पॉइंट का आंसर यहाँ पर आता है। ठीक है, 4C। 4C के अंदर हमें क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें चेक करना है वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली इसकी जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, उसमें हमें सिर्फ बेसिकली ये बताना था कि ये पॉइंट जो लिखा है वो वैलिड है या इनवैलिड है। एक्सप्लेनेशन की वैलिड है। ज़रूरत वैसे नहीं थी, आपने लिखा है, अच्छी बात है। बट वो एक्सप्लेनेशन आपने जो लिखे हैं कुछ कुछ जगह पर गलत है। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन भी सही होते तो मैं अकॉर्डिंगली उसको समझ के कि वैलिड है या इनवैलिड है मान के चेक कर देता, बट वो भी गलत है कहीं कहीं पर। सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अभी ये पॉइंट्स को पढ़ के बताओ कि आपको ये पॉइंट वैलिड लगता है या इनवैलिड लगता है। नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, ओनली वैलिड या फिर इनवैलिड। फर्स्ट पॉइंट।
यस, सो इट्स वैलिड, क्योंकि इसका कैरियर्स का वो स्ट्रैटेजी होता है कि अपने सप्लाई चेन को वो स्ट्रेंथन करे, ताकि वो और कस्टमर को इंड्यूस कर सके बाय करने के लिए। ओके, नेक्स्ट। सर आई थिंक इट्स इनवैलिड, मतलब इन वो तो पहले अपना ही प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, वो क्यों मतलब लेके ट्राई करेगा। ओके, सो वैलिड। सो वैलिड, क्योंकि वो कस्टमर फिर ट्रैक कर पाएगा, अगर अपना वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हुए तो। नेक्स्ट। सो सिक्स पॉइंट वैलिड एंड सिर्फ फिफ्थ पॉइंट में वीन का मतलब नहीं समझ आया। वीना में मतलब कि इन द मैच्योरिटी स्टेज फर्म्स आर टेम्प्टेड टू एंगेज इन कॉस्टली प्रमोशनल प्राइस वॉर्स टू विन अवे मार्केट शेयर फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर्स से मार्केट शेयर खुद के पास ले जाना। लास्ट आपने मुझे बताया अच्छा। वैलिड है, सिक्स्थ वाला। सर आई थिंक वैलिड। ओके, अब हम देखें आंसर्स क्या है। फर्स्ट वैलिड है, तो आपका आंसर सही। सेकंड वैलिड है, आपका आंसर गलत। थर्ड इनवैलिड है, आपका आंसर गलत। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तीनों वैलिड है और आपके आंसर सही। ठीक है, अब इन्हीं को जब आपने एक्सप्लेन किया तो जो आपने वर्ड्स यूज किए हैं वो डिप्लोमेटिक है, क्योंकि हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं जब हम आंसर्स लिखते हैं, एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं, तो वी ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक। बट यहाँ पर क्योंकि सिर्फ ज़रूरी थी कि वैलिड है या इनवैलिड है, तो उसकी वजह से तो वहाँ पर मार्क्स मुझे सेट ज़ीरो कर देना पड़ा। देते। ठीक है, तो अभी जो जो इनवैलिड है उनके साथ हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड पॉइंट। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, इन द इंट्रोडक्शन स्टेज कॉम्पिटिटर्स विल परचेज द प्रोडक्ट टू कैरी आउट रिवर्स इंजीनियरिंग एंड अंडरस्टैंड हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स, सो डैट वो इसी तरह से खुद का बट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये वैलिड है। इसका रीजन क्या है, देखो, कि जो भी कॉम्पिटिटर एंटर करता है ना, तो हमारा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट तो एस्टेब्लिश्ड है, या लोग अब उसके बारे में अवेयर होने लगे हैं धीरे धीरे। तो जब भी कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आएगा, तो वो खुद का ही एक अलग प्रोडक्ट नहीं लेके आएगा। पहले तो वो ये देखेगा कि यार ये प्रोडक्ट क्या है, वो ये देखेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इसने डाला है, इसको कैसे बनाया, इसके अंदर क्या फीचर है, कैसे डाले। ऐसा आप सबसे ज्यादा नोटिस कर पाओगे मोबाइल इंडस्ट्री में। कोई एक कंपनी होती है, वो नया प्रोडक्ट लेके आता है, फिर कैसे बाकी सारे प्रोडक्ट, बाकी सारी कंपनीज उससे मैच होते हुए फीचर्स वाले आ जाते हैं मार्केट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले ये इस प्रोडक्ट को खुद खरीदते हैं, उसे रिवर्स इंजीनियर करते हैं, इसके अंदर क्या क्या डाला है, फिर उसी तरह का सिमिलर बट डिफरेंट होता है ना ऐसा मोबाइल इंडस्ट्री में। तो हाँ जितना सर। प्रैक्टिकली सोचोगे उतना बेटर है। सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल इसका मोबाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस भी वहीं होते हैं और कॉपी भी सबसे ज्यादा वहीं होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इन द इंट्रोडक्शन फेज द फर्म विल सीक टू अवॉइड दिस कंपटीशन बाय मेंटेनिंग इट्स सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज। ये पॉइंट ही थोड़ा सा अजीब सा है, बट
ये कहना क्या चाहते हैं कि कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए सेलिंग प्राइस को इंट्रोडक्शन फेज में मेंटेन करते हैं टिल, पॉसिबली ये कहना चाहते होंगे टिल द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टेज। सॉरी। अब आप बताओ कि पहले जब हम लोग इंट्रोडक्शन फेज में होते हैं तब प्राइस के बारे में ज्यादा सोचते हैं या हम अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं? सर प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करने में। राइट। प्लस इंट्रोडक्शन फेज में तो कंपटीशन वैसे ही ना के बराबर होता है। के बराबर ये होता पॉइंट तो है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपटीशन की बात चल रही है, वो भी इंट्रोडक्शन फेज में, तो इनवैलिड होना चाहिए। प्लस प्राइस के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते क्योंकि अगर किसी ने स्किमिंग लगाई है तो वो स्किमिंग पे कंटिन्यू वैसे ही करने वाला है, उसका उसके कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं। अगर उसने पेनिट्रेशन लगाई है तो पेनिट्रेशन पे कंटिन्यू करने वाला है, अगेन कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं। तो कंपटीशन से कैसे लेना देना होता है कि थोड़े बहुत जो भी ऐसी कंपनीज है जो उसी का बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए हैं, उनसे compete करने के लिए खुद का प्रमोशन ज्यादा करेगा, खुद के बारे में अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करेगा। तो इंट्रोडक्शन फेज में वो होता है, इसलिए ये पॉइंट इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? बाकी सारे पॉइंट्स आपने वैलिड बोले। अनफॉर्चुनेटली मेरे को अभी इमिडिएटली याद नहीं कि आपने इसके हर एक के रीजन क्या दिए थे, बट वैलिड है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है पूरा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसे आप एक बार दोबारा से अच्छे से डिटेल में पढ़ो। हो सके तो अगर आपको मेरा वीडियो मिल जाए कहीं पर, मुझे याद नहीं है कि मतलब, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने अलग अलग टाइम पे डाले हैं, सो इफ देयर इज अ वीडियो दैट इज देयर फ्रॉम मी ऑन यूट्यूब तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, या किसी भी टीचर ने डाले, नॉट जस्ट मी, कोई भी अच्छे से समझा रहा है ना तो उसे फॉलो करो, क्योंकि ज्ञान जहां से मिल जाए वहां से अच्छा। तो आपको समझना है बेसिकली इस टॉपिक को। फोर बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने उसी बात को जो मैं आपको शुरू से अभी कह रहा हूँ, मैंने फाइनली यहाँ पर आकर लिखी जब मैं चेक कर रहा था, तो कि हमारे जो पॉइंट्स है, अब जैसे ये पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट सही है, बट इसे बेटर तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है ना, मतलब अब हमें इसे देख के लग रहा है कि यार सही तो है तो पूरे मार्क्स मिल जाने चाहिए, बट आधा आधा नंबर का इम्पैक्ट डाल देते हैं ये, और फिर वो आधा आधा नंबर बड़े होके ना इस तरह से सारे आंसर्स में मिल मिल के बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। अब कैसे हो सकता है उसके ऊपर एकदम, अभी बस खत्म ही होने वाला है आई थिंक पेपर, तो एंड में बात करते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन वन आपने किया, ये फिर भी ठीक था, कंपैरेटिवली बाकियों से बेटर था। अप्रेजल कॉस्ट में एक चीज कि हम ये कॉस्ट बेयर करते हैं ताकि चेक कर सकें कि ये कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये चेकिंग वर्ड आप भूल गए लिखना। कंटामिनेशन टेस्ट, आई थिंक ये आपको पूरा केस याद था आंसर के साथ में, याद था क्या? हाँ सर ऑलमोस्ट याद ही था, मतलब पढ़ा तो सुबह में ही पढ़ा था, हाँ। रिवाइज कर रही थी तो याद था। फिर ये जो चीज़ लिखी है बिफोर दे आर डिस्चार्ज्ड, इसमें से आप सिर्फ एक फेलियर कॉस्ट की बात कर रहे हो जो है इंटरनल। इंटरनल। यहाँ पर इंटरनल नहीं है ना, यहाँ पर दोनों मिक्स करके लिखे हैं आपने, तो ये पॉइंट जो है इतना सा ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल भी तो आता है और उसमें तो डिस्चार्ज हो चुका होता है, राइट? बाकी ठीक है। पार्ट बी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बेटर फ्रेमिंग चाहिए, वापस से आंसर की, लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो आपने एक्सप्लेनेशन लिखा है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, एस्टिमेटेड ओवर द कॉस्ट। अब क्या आप क्या एस्टिमेट कर रहे हो, प्रोडक्ट लाइफ को एस्टिमेट कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये उल्टा हो गया, हम प्रोडक्ट लाइफ के ऊपर कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट लाइफ को एस्टिमेट नहीं करते। नाउ आई नो दैट यू मीन इट करेक्टली, आपको अंदर में मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, पर वो यहाँ पे नहीं उतर रही बट ना। फ्रेमिंग गलती है। यहाँ पे नहीं उतरेगी तो मैं समझ सकता हूँ एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, बट वो जो चेक कर रहे हैं वो आपकी भावना को नहीं समझेंगे, उन्हें वही दिखेगा जो यहाँ पर लिखा है। सो हमें क्या करना है, इसकी फ्रेमिंग को भी इम्प्रूव करना है ताकि हम जो एक्चुअल में कहना चाहते हैं वही पेपर पे आए। इनपुट आउटपुट एनालिसिस बेटर लिखना पड़ेगा, बड़ा इनकम्प्लीट सा आंसर है, हालांकि बात सही है, पर इसमें और पॉइंट्स है, जैसे मास बैलेंस अप्रोच को इसके साथ में लाओ, इसमें वेट के बेसिस पर चेक किया जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स मिसिंग है, और इसके लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे इसलिए मार्क्स कम आते हैं, यही रीज़न है कि मार्क्स कम आते हैं। हमें लग रहा है हमने सारे सारे पॉइंट तो कवर किए, बट देन पार्ट सी ठीक है, बेटर है,
हमेशा जैसे ये यहाँ पर क्या हुआ कि सेफ्टी मेजर्स आपने लिखना स्टार्ट किया तो आपको याद था, सेफ्टी मेजर्स आपने लिख दिया, आपने लिखा है दे शुड बी प्रोवाइडेड सेफ्टी इक्विपमेंट। हु शुड बी प्रोवाइडेड कंपनी सेफ्टी इक्विपमेंट? JBL द नहीं, JBL शुड प्रोवाइड, बट हु शुड बी प्रोवाइडेड? एम्प्लॉइज। employees. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपने एक जगह पर कहीं पर लिखा है, आई थिंक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वर्कर को ट्रेन करो, तो जब ये यहाँ पर वर्कर लिखा है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना चाहिए वर्कर, वर्कर शुड बी प्रोवाइडेड सेफ्टी इक्विपमेंट। ठीक है। अदरवाइज दे का क्या मतलब होता है किसी को भी नहीं पता। अगेन वर्कर शुड बी ट्रेन्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर शुड बी डन नहीं, रिक्रूटमेंट ऑफ मोर वर्कर शुड बी डन, क्योंकि ऑलरेडी तो है, रिक्रूटमेंट तो करते ही हैं, पर जितने हैं उससे ज्यादा की जरूरत है। फर्स्ट एड किट रखना है, और डेली चेकअप नहीं, रेगुलर चेकअप। हर दिन कैसे कोई Regular चेकअप करवा checkup. सकता है? नहीं करवा सकता, एक पीरियोडिकल बेसिस पे चेकअप करवा सकते हैं। सो डेली नहीं, रेगुलर। ऐसे करके थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो याद रखने के हैं। नाउ ये 5B में हमें ग्राफ को देखना था, आपने 5 की जगह गलती से 9 लिख दिया, तो हम एक बार ग्राफ को देखते हैं। देखो ये 10 है, ये 9 लगता है, हाफ है ना, साफ दिखाई दे रहा है हाफ है, तो ये 5 होना था। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने चेकिंग में नहीं डाला है, बट अकॉर्डिंगली ये सारे परसेंटेजेस चेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, इम्पैक्ट मैंने मेजरली इसका डाला है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये गलत है। क्योंकि हमें क्या समझ में आया बैंकिंग ऑपरेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। सबसे पहला इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट फंड में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एज अ बैंकर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर इनसफिशिएंट फंड है तो हम क्या कर सकते हैं? तो वो उससे हम कुछ भी चाहें कुछ डील नहीं कर सकते, अनलेस कि हम उसके लिए फाइन लगा दें या पेनल्टी लगा दें। कि अगर आपका इंसफिशिएंट फंड होता है और चेक आपका डिसऑनर हो गया, तो उसमें हम आपको पेनल्टी लगाएंगे, जो कि होता भी है बैंक्स में, राइट? तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते थे। बट जब बात करते हैं सिग्नेचर मिसमैच की, तो आपने क्या लिखा है कि दे शुड फोकस ऑन चेकिंग द सिग्नेचर प्रॉपरली। आप बताओ, सिग्नेचर चेक किया और वो सही नहीं था, तभी तो पता चला कि ये चेक सही नहीं है और डिसऑनर हो गया। तो वो वही तो करके पता कर रहे हैं डिसऑनर। ये तो बात चल रही है कि डिसऑनरमेंट को कैसे रोका जाए, हमारी तो प्रॉब्लम वही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोगों को ज्यादा अवेयर करवा सकते हैं। हम अगेन यहाँ पर भी पेनल्टी लगा सकते हैं, तो लोग अपने आप ही ज्यादा अवेयर हो जाने डर से कि चार्ज लग जाएगा यार वरना। तो इस तरह के प्रैक्टिकली सोचो कि ये प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करोगे। चेकिंग, तो चेकिंग करने से ही तो पता चल रहा है गलती हुई है। सो दैट इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। तो मैंने इसका 1 नंबर का ही इम्पैक्ट डाला, और बाकी मैंने इम्पैक्ट इधर के डाल दिए। ठीक है। नाउ इस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, तो मेजरली जो चीज़ें हमने नोटिस करी है, सिली मिस्टेक एक ही जगह पे हुई, अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं हुई, पर आप उसको इम्प्रूव करो। और मेजरली जो हमें अभी इम्प्रूवमेंट का एरिया दिखाई दे रहा है वो है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के लिए यू हैव टू डू 2 to 3 थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि जब भी हम कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं, तो आप किसी सिंगल, जो अभी हो रहा है ना कि सिंगल वर्ड को पकड़ लिया कि ये पॉइंट में ये वर्ड दिया है तो इस वर्ड के अराउंड आंसर बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा मत करो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो उसी पॉइंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर लो अपने दिमाग में, और याद रखने की कोशिश करो कि अच्छा ये पॉइंट ये सब बातें कहता है। एक नहीं, 2-3 बातें कहते हैं तो दोनों तीनों बातें, क्योंकि हम लोग, जैसे आप भी हिंदी बोलते हो मैं भी हिंदी बोलता हूँ, तो ये नेचुरली हम लोग पहले हिंदी में सोचते हैं। अगर कोई इंग्लिश बहुत अच्छी बोलने लगा है और इंग्लिश में फ्लुएंटली भी बोल रहा है, तो भी उसको याद बेहतर तभी होगा जब वो हिंदी में याद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नेचुरल है एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन। वो अपनी मदर टंग में ही बेटर याद रख सकता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँ पॉइंट्स को, दिमाग में लिखना नहीं है, लिखने में तो बहुत टाइम चले जाना है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारी एरियाज में ये करता हूँ जहाँ पर मुझे आसान नहीं लगता याद करना, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, इसमें ये पॉइंट है वो पॉइंट है वो पॉइंट है, याद हो गया। तो इस तरीके से पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फिर जब आप पढ़ते हो, पहले अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान दो कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, तो याद रखने में और आसानी होगी। और तीसरी बात, जब आंसर पढ़ रहे हो इंस्टीट्यूट का, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी कुछ आंसर लिखा होता है, तो जितने भी ऐसे थियोरेटिकल वाले एरियाज होते हैं जहाँ पर उनको लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, बी इट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन और बी इट इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, वट, यहाँ पर भी आप पहले फोकस करो, पहले
आंसर खुद से सोचोगे फिर चेक करोगे। तो आप फोकस करो कि इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, याद रखना आसान हो जाएगा। और अपने आप आपको, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से हम अपना आंसर बेहतर बिल्ड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप ये फील करोगे कि आपका आंसर भी बहुत अच्छा होते जा रहा है, हमारी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। एंड देन रीड एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जितनी बार पढ़ोगे उतना बेटरमेंट होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से लैंग्वेज इंप्रूव होती है। तो आपको मेन जो अभी ध्यान रखना है वो ये है कि अगला जो भी अपना चैप्टर का टेस्ट होगा उसमें आपकी लैंग्वेज इससे बेटर होनी चाहिए, राइट। अभी बेस्ट तो नहीं हो जाएगी अचानक से एक पेपर से दूसरे पेपर में, पर पहले से बेटरमेंट पे हमें जाना है। दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू अचीव। सेकंड पार्ट इज मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए, बेटर मार्क्स चाहिए, जो पॉसिबल है। आपको भी समझ में आया ना, पॉसिबल है। एटलीस्ट 3 नंबर तो सिली मिस्टेक के इसमें बढ़ते हुए दिखने ही चाहिए। ठीक है, तो एम करो नेक्स्ट पेपर 50 प्लस आने चाहिए। ये आपका अभी कम से कम सबसे छोटा एम, 50 प्लस इन द नेक्स्ट टेस्ट पेपर। कुछ पूछना चाहते हो? नो सर, नॉट क्लियर एट। है सब कुछ? हाँ सर। चलो, ओके, सी यू, टेक केयर, बाय। ठीक है, थैंक यू सर, सेम टू यू।